Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th January 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Supreme Court's split verdict on Section 17A of Prevention of Corruption Act. This is very important topic from the perspective of GS paper 2 Indian polity as well as GS paper 4 ethics and integrity paper. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। देखिए हमारे देश में करप्शन को टैकल करने के लिए जो प्रिंसिपल लॉ है, सबसे प्रमुख कानून है, वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इस कानून में कुछ मेजर बदलाव लाए गए 2018 में अमेंडमेंट करके। तो अभी भी कानून वही है 1988 वाला, बट सम अमेंडमेंट्स वेयर ब्रॉट इन 2018। अब ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, इस कानून के अंतर्गत एक स्पेशल सेक्शन है, सेक्शन 17A। दिस सेक्शन 17A वाज इंसर्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हिसाब से नो पुलिस ऑफिसर कैन कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट ए पब्लिक सर्वेंट विदाउट अप्रूवल if the alleged offense relates to a decision taken in discharge of official duty। तो मान लीजिए कि एक पब्लिक सर्वेंट है और ये कोई अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में कोई एक एक्शन लेते हैं जो शायद से करप्ट बिहेवियर है। जैसे वो कोई फाइल अप्रूव करते हैं किसी बिल्डर की या किसी बिजनेस हाउस की, और उसके अगेंस्ट वो शायद से उन्होंने कुछ ब्राइबरी ली है। ऐसा अगर शक भी होता है पुलिस को, तो पुलिस सीधा सीधा उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नहीं स्टार्ट कर सकती। उनको पहले परमिशन लेना होगा सरकार से। अगर ये ऑफिसर यूनियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो यूनियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। ये जो सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इसको इंसर्ट किया गया है ताकि पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके अगेंस्ट फ्रीवोलस या वेक्सेसियस इन्वेस्टिगेशन। वेक्सेसियस मतलब अननेसेसरी उनको हैरास करने का कोई काम ना शुरू कर दे पुलिस डिपार्टमेंट, या फिर उनके अगेंस्ट कोई मोटिवेटेड एलिगेशन, जानबूझ करके उनके कामकाज को रोकने के लिए कोई एलिगेशन ना लगाया जाए। तो उनको एक इनफ सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने के लिए सेक्शन 17A रखा गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, ताकि जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो बिना डरे अपने काम को कर पाएं। तो इंटेंशन तो ये है कि पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फ्रीवोलस एलिगेशन, लेकिन सेक्शन 17A का मिसयूज भी होता रहा है, ऐसा मानना है कई सारे एक्सपर्ट्स का। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई ऑफिसर करप्शन कर रहा है एंड वो करप्शन में ऊपर के लोग भी इन्वॉल्व हैं, मिनिस्ट्री लेवल तक का लोग इन्वॉल्व है इस करप्शन एक्टिविटी में, तो फिर अगर ये ऑफिसर पकड़ा भी जाता है तो ऊपर से तो अप्रूवल मिलेगा नहीं इन्वेस्टिगेशन का। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट यूनियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है तो अप्रूवल यूनियन गवर्नमेंट से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है तो अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट से आएगा। बट अगर ये जो पब्लिक सर्वेंट है करप्शन या ब्राइबरी में एंगेज हो रहा है एंड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग नेक्सस टिल द गवर्नमेंट लेवल, then in that case approval will never come and investigation will never happen and corruption के केसेस जो है वो चलते रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम देखी जा रही है with respect to dealing with corruption. Perhaps section 17A is being misused. It has been inserted with right intention to protect the civil servants, but इसका कुछ misuse हो रहा है। अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू कर सकते। इसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन सीबीआई के ऊपर भी है। सीबीआई के जो पावर्स हैं इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946।
तो इस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के अंतर्गत सीबीआई कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। वैसे ही पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नहीं कर सकती है एज पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 17A विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहां पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं डिस्पाइट केसेस ऑफ करप्शन। बट एक एक्सेप्शन जरूर है, इस सेक्शन 17A में एक एक्सेप्शन दिया गया है। दैट एक्सेप्शन इज इन द केस द गवर्नमेंट ऑफिसर इज कॉट रेड हैंडेड, मतलब सीधा सीधा ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया, तो उस केस में पुलिस कैन डायरेक्टली लॉज एन एफआईआर एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। अदरवाइज देखिए दो मामले हैं, एक है जिसमें आपने किसी फाइल पे अप्रूवल दे दिया, साइन दे दिया तमाम नियमों को तोड़ते हुए, तो चांसेस हैं कि शायद से आपने उसमें ब्राइबरी की होगी। वैसे मामलों में यानी कि डिसीजन मेकिंग मामलों में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, लेकिन सीधा सीधा पैसे लेते हुए पकड़े गए तब तो फिर इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी होगी, उसमें कोई प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। 2 जजेस की बेंच ने इस पर सुनवाई की और एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया, मतलब एक जज ने पाया कि सेक्शन 17A इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट मस्ट बी रिमूव्ड। जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने कहा कि सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्राइन्स राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट मेनली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द हायर सिविल सर्वेंट्स। अब ये बात आपको ध्यान से समझनी है फ्रॉम मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वैसे तो इट प्रोवाइड्स सेफगार्ड टू ऑल पब्लिक सर्वेंट्स राइट फ्रॉम ग्रुप ए टू ग्रुप डी, बट फिर भी जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने क्यों कहा कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन मेनली टू द हायर सिविल सर्वेंट्स? वो इसलिए क्योंकि जो हायर सिविल सर्वेंट्स होते हैं मेनली ग्रुप ए के सिविल सर्वेंट्स होते हैं एंड इन सम केस ग्रुप बी वाले, उन्हीं के पास पॉलिसी डिसीजन का फैसला होता है, पॉलिसी डिसीजन का पावर होता है। कुछ फैसले लेने के, फाइल पे अप्रूवल देना है या नहीं देना है, ये फैसले सिर्फ हायर लेवल के सिविल सर्वेंट्स के पास होता है और पॉलिसी डिसीजन वाले मामले में ही प्रोटेक्शन दिया गया है टू द सिविल सर्वेंट्स अंडर सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। लोअर लेवल के जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं ग्रुप सी या ग्रुप डी वाले, ये जनरली तो रेड हैंडेड वाले ही होते हैं, ट्रैप केसेस में पकड़े जाते हैं, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 50,000, 1 लाख जो भी है ब्राइब लेते हुए पकड़े जाते हैं। तो वैसे फॉर्मली सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ऑल पब्लिक सर्वेंट्स, but practically it is there only for higher level of civil servants, reason being only higher level of civil servants have to take policy decisions और उसी केस में सेक्शन 17A is applicable। तो इस कारण से जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने कहा कि एक तरीके की राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है सेक्शन 17A। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू हायर सिविल सर्वेंट्स बट नॉट टू द लोअर पब्लिक सर्वेंट्स। Overall, it also undermines, this section 17A also undermines the purpose of anti-corruption law। जिस मकसद से कानून लाया गया था एंटी करप्शन लॉ, उसका मिसयूज हो रहा है, अंडरमाइन हो रहा है। इस प्रोविजन का फायदा उठा करके कई सारे पब्लिक सर्वेंट जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं। काउंटर में जस्टिस KV विश्वनाथन साहब ने कहा कि नो, सेक्शन 17A इज वेरी मच नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रीवोलस एंड मोटिवेटेड कंप्लेन। अदरवाइज होगा क्या कि सिविल सर्वेंट्स विल स्टार्ट प्लेइंग सेफ। प्लेइंग सेफ से मतलब है कि वो फैसले लेने से घबराएंगे। कोई भी ट्रिकी मामला होगा जहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होगी, जहां पे उन्होंने करप्शन नहीं भी किया है, तब भी अगर उनको ऐसा लगेगा कि ये मामला है जहां पे भविष्य में मेरे ऊपर क्वेश्चन रेज किया जा सकता है, आई माइट बी क्वेश्चन, इन दैट केस दे वॉन्ट बी टेकिंग डिसीजन एंड दैट मे लीड टू पॉलिसी पैरालिसिस इन द गवर्नेंस। डिसीजन मेकिंग विल बी डिलेड एंड ओवरऑल इकोनॉमी विल सफर। Plus, Justice KV Viswanathan also said that there is already Lokpal at national level and Lokayukta at state level to investigate to keep an eye on issues related with corruption। तो इस कारण से एक्स्ट्रा
और ये जो सेक्शन 17 है उसको रिमूव करके हमारे सिविल सर्वेंट्स को हमें एक्सपोज नहीं करना चाहिए टू ऑल काइंड्स ऑफ वेस्टेड मोटिवेटेड एलिगेशंस। अब ये स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया है सेक्शन 17A पे, तो अब होगा क्या? नाउ मैटर हैज बीन रेफर्ड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इट विल बी हर्ड बाय ए लार्जर बेंच, 3 जजेस बेंच अब इस पर सुनवाई करेगी और वो जो फैसला लेगी वो हम आगे फिर से कवर करेंगे कि सेक्शन 17A विल रिमेन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू मे सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये मेंस क्वेश्चन है ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन बोथ पेपर 2 as well as पेपर 4 ethics and integrity. Next topic is about grey zone warfare tactics, important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए, ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स, ये टर्म हाल फिलहाल में इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। क्या होता है ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स, वो भी समझते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच कैन नॉट बी डायरेक्टली कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, बट इट इज ऑल्सो नॉट अ एक्ट ऑफ पीस या कोऑपरेशन। मतलब पीस एंड वॉर के बीच की जो भी एक्टिविटीज हैं, जो एक देश दूसरे देश के अगेंस्ट करता है, उसको कहा जाता है ग्रे जोन वॉरफेयर एक्टिविटी। जैसे करंट टाइम में ही हम देखें, व्हाई दिस इज इन न्यूज इन रिसेंट टाइम, वो भी समझ लेते हैं। यूएस ने वेनेजुला के ऊपर जो किया, उसके प्रेसिडेंट को अबडक्ट कर लिया, प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट लेडी वाज अबडक्टेड। अब ये वॉर भी नहीं है वेनेजुला के ऊपर, but it is also not cooperation and peace with Venezuela. So such kind of activities will be considered as gray zone. उसको वॉर कहा जाए या पीस कहा जाए, क्लियर नहीं है। कोऑपरेशन कहा जाए या कन्फ्लिक्ट कहा जाए, क्लियर नहीं है। So such kind of activities are known as gray zone activities. Other activities could be cyber attack by one country over another. जैसे इजराइल ने ईरान के ऊपर किया था, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर किया था। रेड, स्पेशल ऑपरेशंस, जैसे कि अभी अमेरिका ने वेनेजुला में किया। प्रॉक्सी वायलेंस, टेररिज्म का इस्तेमाल करना, जैसे पाकिस्तान भारत के ऊपर करता है, दैट कैन ऑल्सो बी एन एक्ट ऑफ ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स। मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूं, लिखने से आप बचिएगा, समझाने के लिए बस मैं कह रहा हूं कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान के ऊपर, उसको भी कुछ लोग ग्रे जोन एक्टिविटी में डाल सकते हैं। हमने पाकिस्तानी आर्मी पे या पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया, हमने पाकिस्तान के अंदर फंक्शनल टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर अटैक किया इन ए वेरी प्रिसाइज मैनर टू एलिमिनेट द टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तानी सॉइल। लेकिन पाकिस्तान सॉइल पे तो अटैक हुआ ना, तो इस कारण से कुछ लोग उसको ग्रे जोन में डाल सकते हैं, बट वी विल नॉट राइट इट। आई एम सिंपली सेइंग इट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो भारत की तरफ से आपको ऐसा हमारा स्टैंड रखना है कि वी इन जनरल डो नॉट इंगेज इनटू ग्रे जोन एक्टिविटीज। तो ये राइटिंग में जब आप मेंस आंसर लिख रहे हो तो यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। मैं ये एग्जांपल देने से बच भी सकता था, बट उस केस में आप शायद से ये गलती कर बैठते कि एग्जाम में अगर मान लीजिए ग्रे जोन वॉरफेयर पे प्रश्न आता तो आप ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना लिख बैठे। इसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया है कि ऐसी बात नहीं लिखेंगे। दूसरे देशों के ऊपर आप का एग्जाम्पल लेकर के समझाइए। जैसे मैंने आपको बताया, इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, साइबर अटैक्स, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ग्रे जोन। पाकिस्तान जो टेररिज्म प्रमोट करता है भारत में, प्रॉक्सी वायलेंस का एग्जाम्पल है, दैट कैन बी ए ग्रे जोन एक्टिविटी। स्पेशल ऑपरेशन जैसे कि अमेरिका ने वेनेजुला के ऊपर किया, एंड सलामी स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए ग्रे जोन एक्टिविटी, ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स। तो क्या है सलामी स्ट्रैटेजी या सलामी स्लाइसिंग, वो भी समझते हैं, क्योंकि इस पे अलग से प्रीलिम्स में या मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट इज चाइनाज सलामी स्ट्रैटेजी या सलामी स्लाइसिंग। देखिए, चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, ये तो बात आप जानते हैं। वो अपने टेरिटरी को धीरे धीरे एक्सपैंड करता रहता है एट द कॉस्ट ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। लेकिन वो रसिया की तरह नहीं करता कि एक बार में यूक्रेन का बोला कि इतना हिस्सा हमारा हुआ। तो रसिया की तरह वो डायरेक्ट इंटरवेंशन करने के बजाय बड़ा इंक्रीमेंटल तरीके से, ग्रेजुअल तरीके से वो अपने आप को
अप्लाई करता है, अपने फोर्स को अप्लाई करता है ऑन द नेबरिंग कंट्रीज। जैसे भारत में उसने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के डिस्प्यूट करता है वो भारत के ऊपर, वो उसकी सलामी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। उससे भी ज्यादा फाइन एक्शन है उसका कि नेबरिंग मतलब बॉर्डर रीजन में वो विलेजेस सेटल करता है, चाइना विलेजेस सेटल करता है और उनको धीरे 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 बॉर्डर एरिया में एक्सटेंड करता रहता है। दैट इज इट्स सलामी स्ट्रेटजी। उसी को रोकने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन द बॉर्डर रीजन, कि चाइना आगे ना बढ़े, हम खुद अपने विलेजेस को वहां पे एकदम बॉर्डर एरिया में डेवलप करें, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाए, ताकि चाइना जो अपनी सलामी स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए बॉर्डर एरियाज में विलेजेस को सेटल करते करते आगे ना बढ़ जाए और हमारी लैंड को अक्वायर ना कर ले। तो दिस एक्टिविटी ऑफ चाइना वेयर इट ट्राइज टू expand its territory in very gradual or incremental manner, piece by piece. This is known as salami strategy of China. ये आपको 9 डैश लाइन के केस में भी देखने को मिलता होगा। पहले 9 डैश लाइन ड्रॉ कर दिया उसने, एक आर्बिट्ररी लाइन साउथ चाइना सी में, और उसको डिस्प्यूटेड कर दिया। डियाओ सेंकाकू आइलैंड को लेकर के देखने को मिलेगा। हांगकांग विच इज ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इन चाइना, मेन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में हांगकांग एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी लॉ को बदल करके उसके पॉलिटिकल सिस्टम को ज़्यादा ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। भूटान के 2-3 एरियाज पे डिस्प्यूट उसने क्रिएट कर दिया। साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अदर एरियाज पे उसने डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया। इट कीप्स ऑन डूइंग मिलिट्री मनूवरिंग अराउंड ताइवान। भारत के अंदर भी आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर एरियाज की, जैसे मैंने आपको बात बताई, वहाँ पे वो सेटलमेंट बढ़ाता रहता है। तो ये सब चाइना की सलामी स्ट्रैटेजी है। और जो भी देश चाइना के नेबरिंग कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वी हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट बिकॉज दिस इज चाइनाज ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स टू एक्सपैंड इट्स टेरिटरी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक ब्रॉडर स्कीम है विच इज ब्रॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन 2007। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिल करके इसको चलाती है। साल 2007 से ही एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए सबसे ओवर आर्किंग या ब्रॉडर स्कीम है। इसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट्स को भारत सरकार सपोर्ट करती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। सिंस एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो इसी स्कीम के मदद से भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को हैंड होल्डिंग सपोर्ट देती है ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चर सेगमेंट में और इन्वेस्टमेंट करें, ताकि फूड सिक्योरिटी इन्हांस हो, फार्मर्स की इनकम बढ़े, रूरल पॉवर्टी घटे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को लाने में फोकस किया जाता है। साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, एक्सेस टू क्रेडिट टू द फार्मर्स, क्वालिटी सीड अवेलेबिलिटी टू द फार्मर्स, ऑलमोस्ट हर एरिया में काम किया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर विथ हेल्प ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। दिस स्कीम has been brought so that a proper coordination and cooperation could be developed between central and state governments with respect to agriculture. अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 3 अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स को सब्ज्यूम कर दिया गया है। यही है करंट न्यूज। तो 3 ऑनगोइंग डिफरेंट स्कीम्स बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर विथ रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। इसमें से पहला है कृष्णोत्ती योजना टू बूस्ट फार्मर्स इनकम, दूसरा है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग इन आवर कंट्री, एंड नेशनल बी एंड हनी मिशन। ये 3 अलग अलग इनिशिएटिव जो भारत सरकार चला रही थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इन तीनों को सब्ज्यूम कर दिया गया अंडर प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एक इंपॉर्टेंट स्कीम है विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, जहाँ पे फार्मर्स के सॉइल की एनालिसिस करके उनको सजेस्ट किया जाता है कि उनको किस तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने चाहिए। ये स्कीम भारत सरकार 2015 में लेकर के आई थी एज ए स्टैंड अलोन स्कीम। द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ऑल्सो हैज बीन सब्ज्यूम्ड अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये 1-2 साल पहले कर दिया गया था। अब ये 3 स्कीम्स को भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर सब्ज्यूम कर दिया गया है।
इस टॉपिक के मदद से ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू स्टॉप 10 मिनट्स डिलीवरी. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. क्या होते हैं क्विक कॉमर्स? तो ऑनलाइन जो डिजिटल मार्केट प्लेस हैं उनका एक नया वर्जन देखने को मिल रहा है जिनको कहा जाता है क्विक कॉमर्स, जहां पे अ कमिटमेंट इज मेड दैट द डिलीवरी विल बी डन इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. 10 मिनट या 20 मिनट में आपको सामान पहुंचा दिया जाएगा. इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, रैपिडो, etc. बोलते हैं 10 मिनट में आ जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा. तो ये सब क्विक कॉमर्स के एग्जाम्पल हैं. Quick commerce rely on dark stores and distribution networks, of course, along with their delivery partner. Dark stores वो stores होते हैं जहां से सामान सिर्फ होम डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उनको रिटेल बायर्स के लिए नहीं रखा जाता है. तो क्विक कॉमर्स इन्हीं डार्क स्टोर्स के ऊपर रिलाई करता है. जैसे हर एरिया के लिए, जैसे जू रोड के आसपास में एक डार्क स्टोर होगा अपना स्विगी, इंस्टामार्ट का, ब्लिंकिट का, जहां पे लगभग सारी सामान होंगे. और जैसे ही कोई उसके आसपास के रेडियस में कोई ऑर्डर हुआ, तुरंत वहां से एक लड़का वो सामान उठाएगा और पहुंचा करके जाके डिलीवर कर देगा 10 मिनट के अंदर. ये जो डार्क स्टोर्स हैं ये अलग अलग एरियाज में बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक लूप कि इस एरिया के लोग इस सामान का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. साथ ही साथ इट इज ऑल्सो मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कि इस सीजन में इस सामान का डिमांड ज़्यादा रहता है. जैसे और इस टाइम में इस सामान का डिमांड ज़्यादा रहता है. जैसे सुबह के टाइम में टूथपेस्ट, टूथब्रश, ब्रेड, जैम, इन सब चीज़ों का डिमांड ज़्यादा रहेगा. तो इस तरीके से डार्क स्टोर जो है अपने जो इन्वेंट्री है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं. जिन चीज़ों का डिमांड ज़्यादा रहता है उनको वो अवेलेबल रखते हैं और तुरंत सप्लाई कर देते हैं. तो ये है राइज ऑफ क्विक कॉमर्स विच इज़ ट्रेंडी इन करेंट टाइम्स इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. लेकिन क्विक कॉमर्स की अपनी बड़ी समस्याएं भी हैं. ये जो 10 मिनट वाला प्रॉमिस है ना, इस कारण से बहुत चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं. खासकर ये जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं इनके ऊपर एक्सेसिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है कि 10 मिनट के अंदर इनको डिलीवर करना ही है. समटाइम्स दैट इज वाई दे रिजॉर्ट टू अनसेफ बिहेवियर टू मीट द टाइमलाइन. जैसे कि रैश ड्राइविंग करेंगे, और इससे क्या है कि उनको तो रिस्क है ही, जो लोग आसपास में सड़कों पे चल रहे हैं उनको भी खतरा है. तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो 10 मिनट डिलीवरी प्रोमिसेस हैं दैट इज डन बाय सेवरल डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक जैसे कि जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, इन सब का जो 10 मिनट वाला जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट अब रिमूव किया जा रहा है. यूनियन लेबर मिनिस्ट्री ने इंस्ट्रक्शन दिया इन इम्पॉर्टेंट क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को कि they need to reconsider their 10 minutes commitment, and now on recommendation of Union Labor Ministry, now most of these important quick commerce delivery platforms like Zomato, Blinkit, Swiggy, Instamart have decided to stop 10-minute delivery promises. टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है. It settles legal dispute by states, but it does not take cases against individual. That is why second statement is wrong. साक्सगम वैली से रिलेटेड अगेन दूसरा स्टेटमेंट जाकर के गलत हो जाता है बिकॉज इट वाज सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, नॉट चाइना टू पाकिस्तान. PSLV से रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द फर्स्ट स्टेज ऑफ PSLV यूजेस सॉलिड फ्यूल इंजन, नॉट लिक्विड, बट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट. Under flexible inflation targeting, the central bank focuses mainly on maintaining inflation, but not solely. Central bank also focuses on managing growth as well as employment along with inflation. That is why first statement is wrong. Baki second and third statements are correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.